नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका भोर की बात में। आज की बात में तो चलिए शुरू करते हैं और अगले 20-25 मिनट तक हम आपके साथ जुड़े रहेंगे आज की बड़ी खबरों के साथ। तो शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। आज की बड़ी खबरों में सबसे जो बड़ी खबर है वो है सुप्रीम कोर्ट का फैसला, जिसने चंडीगढ़ के मेयर को बहाल कर दिया है। और जो 8 वोट इनवैलिड डिक्लेयर हुए थे उनको वैलिड करार दिया है। और जो पीठासीन अधिकारी थे कुलदीप कुमार, उनको माफ़ कीजिएगा, कुलदीप कुमार को मेयर बना दिया है, जिनको हरा दिया गया था। और जो पीठासीन भसीन हैं अधिकारी, उनको उनके खिलाफ जो है क्रिमिनल केस चलाने की बात कही है, अनिल मसीह के खिलाफ। तो ये खबर जो है वो सारे अखबारों में छपी है, आज की तारीख में फोटो वोटो के साथ छपी है। और दूसरी खबर जो है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जो है वो कल उन्होंने बाकायदा ऑफिशियली अनाउंस कर दिया समाजवादी पार्टी छोड़ने का। उनकी चर्चा हो रही थी, लोग तो ये कह रहे थे कि अखिलेश यादव को पहले ही उनको पार्टी से बाहर निकाल देना चाहिए था, बाहर का रास्ता दिखा देना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और अखिलेश यादव के जो दूसरे नेता थे, छोटे नेता, यंग नेता पवन पांडे वगैरह, वो सब बयान दे रहे थे स्वामी प्रसाद मौर्य को। मनोज पांडे ने भी उनको मानसिक रूप से विक्षिप्त कहा था। तो उसी समय ये लग रहा था कि बहुत दिन तक चलेगा नहीं, तो स्वामी प्रसाद मौर्य कल अलग हो गए। और स्वामी प्रसाद मौर्य ने ये भी कहा है कि वो एक तीसरी पार्टी बनाएंगे, और तीसरी पार्टी वो राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी को ही मजबूत करेंगे एक तरह से। और इस निष्कासन के साथ ये तीसरा इनका बदलाव है, निष्कासन तो नहीं कह सकते, तीसरा बदलाव है। तीसरी बार इन्होंने पार्टी छोड़ी है। तो इसमें पहली बार इन्होंने जून 2016 में बसपा छोड़ी थी, मायावती पर आरोप लगाते हुए कि वो पैसों की भूख है उनको और दलित वोटों का सौदा कर रही हैं। पिछले वर्ग के लोगों का टिकट जिस तरह से काटा जा रहा है, उससे लगता है कि मायावती भाजपा से मिली भगत कर चुकी हैं, ये सब आरोप लगाया था उन्होंने। और ओबीसी वोट उनके जो है, उन्होंने उस समय आरोप लगाया था कि जो ओबीसी के वोट हैं यूपी में, वो भाजपा में शिफ्ट करना चाहती हैं। तो ये आरोप लगाकर जून 2016 में उन्होंने बहुजन समाज पार्टी छोड़ी थी। वो वैसे देखा जाए तो स्वामी प्रसाद मौर्य पक्के बसपाई हैं, शुरू से उनका करियर बसपा के साथ ही रहा है। लेकिन जून 2016 में उन्होंने बसपा छोड़ी, फिर उसके बाद भाजपा ज्वाइन की। भाजपा में वो 6 साल रहे, मंत्री भी रहे। और जनवरी 2022 में उन्होंने भाजपा भी छोड़ दी। दलित, पिछड़े, किसान, बेरोजगार विरोधी रवैये के कारण मैंने भाजपा सरकार से इस्तीफा दिया है। सरकार में अगर मैं इनकी आवाज़ ना उठा पाऊँ तो रहने का क्या फ़ायदा। बेसिकली ये चाह रहे थे अपने बाल बच्चों के लिए टिकट, तो वो भाजपा ने मना कर दिया। उसके बाद इन्होंने ये आरोप लगाते हुए जनवरी 22 में भाजपा छोड़ी। उसके बाद आया फरवरी 2024, 2 साल ये सपा में रहे। और सपा में रह के इन्होंने क्या क्या किया वो आपको पता ही है कि सपा में इन्होंने जो है देवी देवताओं को गाली दी, सनातन धर्म के बारे में अपशब्द कहे। तो इस तरह से जो है इनका सपा में रहना, तभी ये समझ जा रहा था कि ये बहुत दिन तक नहीं रह पाएंगे। हर लोगों को उम्मीद थी कि इनको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा देंगे अखिलेश यादव, लेकिन अखिलेश यादव ने ऐसा नहीं किया। तब उसके बाद इन्होंने कल अनाउंस कर दिया कि अखिलेश यादव रास्ते से भटक गए हैं। यहाँ तक कि नेताजी मुलायम सिंह यादव की विचारधारा का भी मजाक उड़ा रहे हैं। वो खुद को सेकुलर कहते हैं, लेकिन वास्तव में वो मनुवादी व्यवस्था का शिकार हैं। अखिलेश यादव को उन्होंने मनुवादी कह दिया। तो स्वामी प्रसाद मौर्य का इतिहास रहा है, दल बदलू नंबर 1 हैं, ओम प्रकाश राजभर की तरह उत्तर प्रदेश में। जैसे कभी और भी लोग हैं, सबके नाम नहीं ले सकता। हाँ, पिछले 6 सालों में स्वामी प्रसाद के हृदय परिवर्तन को उनकी पूर्ववर्ती पार्टियों ने पारिवारिक महत्वाकांक्षा से जोड़ा है। ये है, बसपा के विदाई के समय उनके मायावती का आरोप था कि वो अपने बेटे बेटी के लिए टिकट मांग रहे थे। भाजपा ने उनके बेटे को पडरौना से टिकट दिया था, वो हार गए थे। उसके बाद स्वामी खुद चुनाव में उतरे थे और उसके बाद वो टिकट मांग रहे थे बेटे के लिए, बेटी के लिए, अपने लिए। तो भाजपा ने बात नहीं मानी, तो उसके बाद उन्होंने भाजपा को अलविदा कह दिया। अब सवाल है कि इस चुनाव में भी वो टिकट मांग रहे होंगे अखिलेश यादव से, यहाँ भी दाल उनकी नहीं गली होगी। तो हालांकि उनकी बेटी अभी भी बीएसपी की संघमित्रा मौर्य जो है, अभी भी वो भाजपा की ही सांसद हैं, वो भाजपा में हैं, ये इसमें हैं। तो देखिए आगे क्या होता है। लेकिन जो अभी फ़िलहाल मामला है वो ये है कि मौर्य ने ऐलान किया है कि 22 को दिल्ली के टाल कटोरा स्टेडियम में अपनी पार्टी का ऐलान करेंगे। माना ये जा रहा है कि
एक तरह से साहब सिंह धनगर की जो राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी है उसी को रीलॉन्च करने की तैयारी है। गौरतलब है कि इसके पहले स्वामी प्रसाद मौर्य ने भाजपा ये बहुजन लोकतांत्रिक मंच बनाया था, लेकिन भाजपा जब वो शामिल हुए थे तो वो ख़त्म हो गया था। तो अब समाजवादी पार्टी से रिश्ते गड़बड़ हैं, भाजपा से रिश्ते गड़बड़ है। भाजपा उनको लेगी नहीं, अगर भाजपा लेती है तो फिर तो उसका बंटाधारी समझिए, क्योंकि जिस तरह से इन्होंने सनातन धर्म और हिंदू देवी देवताओं के बारे में बातें कही हैं, तो उससे जो है अगर भाजपा इनको यहाँ उत्तर प्रदेश में लेती है तो भाजपा का ग्राफ जितना ऊपर गया है उसमें गिरावट भी हो सकती है। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा करेगी भाजपा कि इनको शामिल करेगी। इस चुनाव में तो नहीं करेगी, आगे अब जो चुनाव होगा विधानसभा का उसमें उस वक्त नहीं कहा जा सकता। तो अब बचा क्या इनके लिए? तो समाजवादी पार्टी से छोड़ ही दिए, कांग्रेस बची है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का रास्ता कल अलग हो गया, तो अब ये माना जा रहा है कि ये पार्टी बना के थोड़ा बहुत जो है कांग्रेस से बार्गेन करने की कोशिश करेंगे, जैसा कि इनका इतिहास रहा है, और ये कांग्रेस से मिलकर चुनाव इस विधानसभा में या कांग्रेस गठबंधन में के साथ मिलकर ये विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। तो ये एक खबर है सबसे बड़ी। और दूसरी बात की जो ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी चल रही है यहाँ पे लखनऊ में, तो ये खबर जो है सारे अखबारों में है कि योगी जी ने यूपी का कायाकल्प कर दिया है। इसके पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि राजनीति छोड़िए और यूपी की ओर देखिए कि यूपी ने कहाँ से कहाँ पहुँच गया है, बाकी लोग स्टेट्स के बारे में। मोदी जी ने कहा था, कल पीयूष गोयल आए थे केंद्रीय मंत्री, उन्होंने कहा है कि पूरी दुनिया में आकर्षण का केंद्र बना उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश का विकास जो है दिन पर दिन आगे बढ़ने वाला है, रुकने वाला नहीं है। तो ये खबर है, और जो ये खबर सारे अखबारों में छपी है ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का, जो आज आखिरी दिन है उसका। इसके बाद जो बड़ी खबर छपी है सबको, वो आपको पता ही है कि गठबंधन टूट गया कल यूपी में भी। राहुल गांधी लखनऊ पहुंचे और इसके साथ ही गठबंधन समाप्ति की ओर अग्रसर हो गया, और ये खबर सारे अखबारों में छपी है। और समाजवादी पार्टी ने 5 कैंडिडेट अपने और डिक्लेयर कर दिए, तो उनके कुल हो गए 27 और 5 32 कैंडिडेट समाजवादी पार्टी ने डिक्लेयर कर दिए। और 32 में से सबसे अहम जो तीसरी लिस्ट है उसमें से 5 नाम हैं, और 5 नामों मैं बता देता हूं कि किसको कहां कहां से कौन कौन सी टिकट दिए हैं अखिलेश यादव ने। तो चचा का नाम इसमें शामिल है, उनके शिवपाल सिंह यादव का। शिवपाल सिंह यादव को उन्होंने जो है बदायूं से इस बार उम्मीदवार बनाया, जहां पर से मुलायम सिंह यादव, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव के भतीजे धर्मेंद्र यादव जो है उम्मीदवार रहा करते थे। और यहीं से इनके सलीम शेरवानी, जो अभी कुछ दिन पहले परसों शायद उन्होंने कांग्रेस समाजवादी पार्टी छोड़ी है, तो वो भी यहाँ से सांसद रह चुके हैं। तो चचा शिवपाल सिंह यादव जो अक्सर मैनपुरी या पश्चिमी उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ते थे, वहाँ जो परंपरागत सीटें हैं समाजवादी पार्टी की, तो इस बार वहाँ से चुनाव नहीं लड़के और ये जो है बदायूं से चुनाव लड़ेंगे। चचा का नाम जब 2 लिस्टों में नहीं आया था, पहली और दूसरी लिस्ट में, तो कुछ लोग सवाल भी उठा रहे थे कि चचा का नाम नहीं आया, चचा का नाम नहीं आया, लेकिन अब इनका नाम आ गया। और धर्मेंद्र यादव को जो है कन्नौज और आजमगढ़, इन दोनों को लोकसभा क्षेत्र का प्रभारी बना दिया गया है, जहां से भतीजे यानी अखिलेश यादव के चुनाव लड़ने की उम्मीद है। और इन दोनों सीटों पर संभवतः वो चुनाव लड़ेंगे, और चुनाव लड़े और दोनों अगर जीत गए तो उसमें से एक सीट जो वो छोड़ेंगे उससे धर्मेंद्र यादव को फिर उम्मीदवार बनाया जाएगा, ऐसी चर्चा है। बाकी जो 4 सीटें हैं उसमें आपका नाम मैं बता देता हूं कि कैराना से जो है पूर्व सांसद तबस्सुम हसन की बेटी इकरा हुसैन, बरेली से परवीन सिंह ऐरन, हमीरपुर से राजेंद्र सिंह राजपूत, और वाराणसी से सुरेंद्र सिंह पटेल को टिकट मिला है। सुरेंद्र सिंह पटेल पूर्व मंत्री भी हैं वाराणसी। ये वाराणसी की सीट कांग्रेस को जा रही थी, पहले कांग्रेस के खाते में थी। जो 17 सीटों का ऑफर किया था अखिलेश यादव ने, तो वो कांग्रेस के उसमें थी, लेकिन वो अब नहीं है। गठबंधन ऑलमोस्ट टूट चुका है, ये माना जा रहा है। 3 सीटों पर जिस हुआ था, 20 सीटें मांग रही थी कांग्रेस और 17 सीटें इन्होंने, ये अखिलेश यादव 17 सीटों तक पहुंच गए थे, लेकिन 3 सीटें फंसी हुई थी, जिसमें थी मुरादाबाद, बिजनौर और लखीमपुर खीरी। ये 3 सीटें कांग्रेस और मांग रही थी। तो इसमें सबसे जो फोकस था वो मुरादाबाद की सीट थी। मुरादाबाद से जो है वो कांग्रेस चाहती थी कि वो उसकी परंपरागत सीट है उसको दिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और वो टूट गई। लखीमपुर खीरी से भी जो है
वो सीट मांग रही थी उसकी, वहाँ से वो जीते थे जफर किदवई 2009 में। तो बात ख़त्म हो गई। सवाल यह है कि ख़त्म होने का जिम्मेदार कौन है। तो मुझे तो साफ साफ लगता है कि कांग्रेस चाहती ही नहीं थी कि गठबंधन आगे बढ़े। भाई बंगाल में आप कुछ नहीं कर पाए, आप बिहार में गए, बिहार से नीतीश कुमार ने आपसे नाता तोड़कर एनडीए का दामन थाम लिया। आप लखनऊ और रायबरेली अमेठी आए तो यहाँ अखिलेश ने आपसे किनारा कर लिया। इसके पहले केजरीवाल ने आपसे पंजाब और दिल्ली में किनारा कर लिया। और अब जो है वहाँ उद्धव ठाकरे आंख दिखा रहे हैं, महाराष्ट्र में आंख दिखा रहे हैं। तो आप अगर इस गठबंधन का इतिहास शुरू से उठाकर देखिए तो गठबंधन में कांग्रेस ने वो रोल निभाया ही नहीं जो उसको निभाना चाहिए था, एक बड़े भाई की हैसियत से, एक बड़े हिस्सेदार की हैसियत से, एक राष्ट्रीय दल की हैसियत से। अब देखिए, जिस आदमी ने सबको एक मंच पर ले आया, मैं बात कर रहा हूँ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यादव की। अगर दुनिया जानती है और आप जानते हैं कि अगर गठबंधन के नेताओं को एक मंच पर लाने का किसी ने कोई काम किया तो वो नीतीश कुमार थे। और नीतीश कुमार ने अपने, हो सकता है लोग कहने वाले कहें कि अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए उन्होंने किया, तो राजनीति में किसके पास स्वार्थ नहीं है? सत्ता का सुख कौन नहीं भोगना चाहता? और किस तरह से अपने स्वार्थ के लिए गठबंधन जो है गड्ढे में चला गया, ये तो आप देख ही रहे हैं। तो 4 बैठक सिर्फ इन्होंने की और जो आदमी सबको एक मंच पे ले आया, सबको एक साथ बिठाया, उसको संयोजक नहीं बनाया कांग्रेस ने, ये कह के कि भैया वो लालू यादव और तेजस्वी यादव ने हमसे कहा था कि ये तो छोड़ देंगे, और ममता बनर्जी ने उनका विरोध कर दिया। वो ममता बनर्जी जो 2 सीट से ज़्यादा बंगाल में कांग्रेस को देने को तैयार नहीं थी, उनके कहने पर और अरविंद केजरीवाल के समर्थन करने पर जो उनके साथ खड़े नहीं हुए पंजाब में और दिल्ली में, इन्होंने जो है इसको मना कर दिया नीतीश कुमार को। मेरा ये मानना है कि नीतीश कुमार को शुरू में ही, पहली मीटिंग के बाद ही अगर ये डिक्लेयर कर दिया गया होता, या दूसरी मीटिंग में बेंगलोर में शायद हुई थी मेरे ख्याल से, अगर मैं सही हूँ तो बेंगलोर में ही अगर उनको संयोजक घोषित कर दिया होता तो नीतीश कुमार कभी, मुझे लगता है कि वो छोड़ते नहीं, गठबंधन का साथ नहीं छोड़ते और एनडीए में वो शामिल नहीं होते। एक तरह से उनको प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट न भी बनाते, संयोजक बना देते, तो मुझे लगता है कि हो जाता। उसके बाद कांग्रेस ने कभी इसमें इंटरेस्ट लिया ही नहीं। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हुए, विधानसभा चुनाव में बिजी रही। आपको उनका एक याद भी होगा नीतीश कुमार का बयान कि भैया कांग्रेस वाले तो अभी चुनाव में बिजी हैं, उनको टाइम नहीं मिल रहा है। तो कांग्रेस कभी सीरियस हुई ही नहीं इसके बारे में, उसे लगा ही नहीं, वो अपने में ही उलझी रही और उसने कोई तवज्जो नहीं दी किसी पार्टी को लेकर। तो निश्चित रूप से अगर ये गठबंधन गर्त में गया, खासकर उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश जैसा स्टेट जहाँ पे 80 सीटें हैं, वहाँ भी कांग्रेस नहीं है, तो सिर्फ 4 बैठकों के अलावा इनके पास और कुछ नहीं था। और न इनमें आपस में कोऑर्डिनेशन था, न कोऑपरेशन था, न कम्युनिकेशन था, न एक दूसरे पे ट्रस्ट था जो दल इसमें शामिल थे, खासकर कांग्रेस को। तो नतीजा तो यही होना था, पहली बात। दूसरी बात, मुझे लगता है कि कांग्रेस कहीं न कहीं अंदर से ये मान चुकी है कि वो हार चुकी है। कांग्रेस ने अंदर अंदर हार मान ली है और अब कांग्रेस 24 की तैयारी नहीं कर रही है, कांग्रेस 29 की तैयारी कर रही है। आप बयान सुन लीजिए, आप इनके बॉडी लैंग्वेज इनकी देख लीजिए, तो इससे यही लगता है कि ये लोग जो है ये हार मान के बैठ गए हैं। इनको लग गया है कि 24 में मोदी लहर के सामने, भगवा लहर के सामने, राम मंदिर की लहर के सामने ये लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। और इनके बयान सुन लीजिए, इनके नेता के बयान। और 2 बातें हैं। पहली बात तो चुनाव के ठीक पहले जो है ये यात्रा निकालना, जब वो सारी पार्टियां और बीजेपी सहित सारी पार्टियां जो है वो चुनाव लड़ने की तैयारी में है, अपनी अपनी स्ट्रेटजी तैयार कर रही है। तो कांग्रेस का सबसे बड़ा नेता जिसके पीछे पूरी सारे कांग्रेसी दो मिलाकर पीछे पीछे घूमते हैं, वो भारत जोड़ो यात्रा पे निकल रहा है और जातिगत जनगणना की बात कर रहा है। जातिगत जनगणना के आधार पे जो है वो बीजेपी को हराने या मोदी को हराने का सपना देख रहा है। तो अब आप समझ सकते हैं कि कितनी तैयारी है कांग्रेस की और कितनी तैयारी थी कांग्रेस की और कांग्रेस के मन में क्या था। तो बहरहाल अब देखना होगा क्या नहीं होगा, ये तो बात की बात है। लेकिन जहाँ तक गठबंधन की बात है, इंडिया गठबंधन की बात है, तो अगर उसे गड्ढे में गिराने का किसी ने काम किया है तो वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस है और कोई नहीं। तो मेरा तो यही मानना है। आपका क्या मानना है, क्या नहीं मानना है, इसके बारे में क्या कहना है, क्या सुनना है,
ये आप मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में जाके, मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। तो बने रहिए हमारे साथ, हमारे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। ये दोनों खबरें जो स्वयं प्रसाद मौर्य और जो कांग्रेस गठबंधन अखिलेश के साथ जो टूटा है कांग्रेस का साथ, वो दोनों के बारे में वीडियो हमारे चैनल पे पड़ी हुई है। मैं अभी भी इसमें भी लिंक डाल दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, आप देख लीजिए, देखना ना भूलिएगा। और साथ ही साथ कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।